हेलो एवरीवन, दिस आर शिवानी। आज का टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। हमें ईयर हमेशा याद रखना है, PMLA 2002। और इसको जो है हम आज स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर पूरा इंट्रोडक्शन जो है और एक बेस रेडी हो जाएगा अच्छी क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम सारा प्रोसीडिंग का प्रोसीजर्स ये सब चीज़ें देखेंगे, राइट। आपने अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर किसी को फेमा देखना है तो फेमा का पूरा चैप्टर जो है टॉपिक वाइज, अगर आपको किसी टॉपिक में भी इशू है तो टॉपिक वाइज जो है वो चैप्टर जो है वीडियोस बनी हुई है, तो आप उसको भी जाके जो है देख सकते हैं, राइट। थैंक यू। और अब हम करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA स्टार्ट। फर्स्टली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होता है कि कोई भी ब्लैक मनी है, ठीक है। ब्लैक मनी मतलब कि ब्लैक मनी में भी वो वाला मनी जो कि हमने किसी अनटेंटेड चीज क्राइम करके या जो अनटेंटेड जो है प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर करके, मींस हमने किसी का मर्डर करके या कुछ और गलत चीज से जो है पैसा लिया, ठीक है। और उसको जो है वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग करते कैसे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल, अगर किसी पॉलिटिशियन ने कोई ब्राइब लिया किसी को किसी काम कराने के लिए, अब वो ब्राइब जो है उसका ब्लैक मनी है और वो जो है टेंटेड मनी है, मतलब वो उसको किसी भी सोर्स में दिखा नहीं सकता। ब्लैक मनी अगर लिया है तो वो ह्यूज अमाउंट में होगा। अब वो क्या करेगा, उस पैसे को कैसे भी करके इंडिया के बाहर निकालेगा। इंडिया के बाहर निकालने का क्या तरीका है? या तो वो उसको मल्टीपल अकाउंट्स में, छोटे छोटे अकाउंट्स में जो है वो ट्रांसफर कर देगा ताकि किसी भी अथॉरिटीज का ध्यान ना जाए, या फिर वो किसी जो है उस पैसे को किसी बॉक्स में भरकर इंडिया के बाहर भिजवा देगा, जिसको स्मगलिंग कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज कि वो जो है वो पैसा इंडिया के बाहर पहुंचा। इंडिया के बाहर वो पैसा जाता है टैक्स हेवन कंट्रीज में, ठीक है। टैक्स हेवन कंट्रीज में जब वो पैसा जाएगा, उसके बाद वहां से क्या होता है, वो पैसा दोबारा री इन्वेस्ट होता है इंडिया के अंदर, जो कि और वो व्हाइट मनी की फॉर्म में री इन्वेस्ट होता है। वहां पे कोई भी शेल कंपनी होगी, ठीक है, तो वहां की जो शेल कंपनीज है, वो जो कंपनी है वो उनके वो बहुत सारा अपना कैश रिजर्व दिखाती है और वो उस रिजर्व में से इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। जैसे कि हम बॉलीवुड इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करा या किसी और ऐसी चीज में ही पैसे इन्वेस्ट करें। इवन इससे जो है ये वाली क्या नाम है प्रॉब्लम्स भी होती है कि उसको टेररिज्म भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है चाइल्ड अब्यूजिंग और ये सारी चीजें, जो ये पूरा रैकेट होता है चिल्ड्रंस का, अब वो वाली भी सब चीजों की फंडिंग जो है वो इसी से ही होती है, राइट। तो दैट इज की, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, कि मनी लॉन्ड्रिंग के को प्रिवेंट करने के लिए इसलिए ये एक्ट बना है, राइट। अब क्या करते हैं, जब वो पैसा इंडिया में आया तो इंडिया में उसको मल्टीपल अकाउंट्स में या फिर किसी क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टर दिखाएंगे तो वो पूरा लूप होल हम लोग क्लियर करेंगे कि वो PMLA में तो नहीं आता, वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं है। तो वो उसको अलग अलग अकाउंट से जो है किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, रियल एस्टेट हो गया, बॉलीवुड हो गया, मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर पैसा वो इन्वेस्ट करा जाता है और उस वहां से वो प्रॉफिट करके वो पैसा क्या हो जाता है, व्हाइट मनी में जो है शो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई भी पर्सन अपना टेंटेड मनी एंड नाउ ही वांट टू मेक इट अनटेंटेड, पैसे को जो है एकदम व्हाइट में जो है ब्लैक मनी को व्हाइट कर देना, तो ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस, ठीक है ना। जो है अब प्रिवेंट करने के लिए, तो फर्स्ट है PMLA का ऑब्जेक्टिव क्या है। PMLA का ऑब्जेक्टिव है कि जो चैनलाइजिंग होती है जो मनी का, जो इलीगल एक्टिविटी से होता है या इकोनॉमिक क्राइम से होता है, उसको रोकना, कि ये जो चैनलाइजिंग है, राइट। कन्फस्टिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कन्फस्टिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग से है, जैसे दाऊद इब्राहिम था, दाऊद इब्राहिम का जो है क्या नाम है, जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो सब जो है सील कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। वो किस लिए करा है, वो कन्फस्टिकेट करी है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का है और वो दाऊद के नाम पे है और उसको हमने एज अ जो है वो अंडरवर्ल्ड का डॉन है, ठीक है। तो उसको उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी क्या हो गई, कन्फस्टिकेट प्रॉपर्टी ही लेगी, राइट। नाउ व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो चैनलाइजिंग है, जो इलीगल मनी की और जो उसको लीगल में करना उसको रोकना, और प्रॉपर्टी अगर हो भी गया तो उसको कन्फस्टिकेट करना, दो चीजें। नाउ व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग होता है
इसका जो है ना डेफिनेशंस पूरी याद करनी है, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ जो है ये 2-4 डेफिनेशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से एक मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स हूसोएवर, कोई भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली सीधे तौर पे या इनडायरेक्टली किसी के थ्रू अटेम्प्ट टू इंडल्ज, अटेम्प्ट कोशिश करता है, नोइंगली असिस्ट, नोइंगली इज अ पार्टी और एक्चुअली इन्वॉल्व। बस अभी यहीं तक ही करेंगे। अब सपोज करो कि हमने या मैंने कोई भी जो है अंडरवर्ल्ड में या कोई भी चोरी वाला या स्मगलिंग वाला काम स्टार्ट करा, ठीक है। तो या तो मैं डायरेक्टली करूंगी, खुद जाऊंगी, या मैं इनडायरेक्टली करूंगी। अब आप चोर हो, आप इसको ये समझ करना, ये डेफिनेशन याद करना। अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज, कोशिश करूंगी उसमें इंडल्ज होने की, राइट। नोइंगली असिस्ट, हो सकता है कि कोई मेरे ऊपर भी हेड हो जिसको मैं मतलब ऊपर पर्सन हो जिसको मैं असिस्ट करूं, ठीक है। नोइंगली इज अ पार्टी, मुझे पता है और मैं नोइंगली, यहाँ पे सब कुछ क्या है, जिस बंदे को पता है, अननोइंगली नहीं, नोइंगली इज अ पार्टी, ठीक है। मैं उसमें उसका साथ इन्वॉल्व और एक्चुअली इन्वॉल्व, और एक्चुअली इन्वॉल्व। So whosoever directly or indirectly attempt to indulge, knowingly assist, knowingly is a party और actually involve, ये 4 कंडीशन है किसमें, इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी, कोई भी प्रोसेस या कोई भी एक्टिविटी में कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, किससे, क्राइम से रिलेटेड, क्राइम से जो पैसा आ रहा है वो उससे कनेक्टेड हो, ठीक है। इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन और यूज, एंड प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, कि मेरी प्रॉपर्टी अनटेंटेड है, टेंटेड नहीं है, क्लेम कर रहा है, प्रोजेक्ट दिखा रहा है, मतलब ब्लैक को व्हाइट शो कर रहा है, शेल बी गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, वो क्या है, गिल्टी होगा मनी लॉन्ड्रिंग का। ना दोबारा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या, अटेम्प्ट टू इंडल्ज, नोइंगली असिस्ट, नोइंगली इज अ पार्टी और एक्चुअली इन्वॉल्व, यहां तक समझ गया, ठीक है। इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी, किसमें, पाव में, आप किसमें इन्वॉल्व हो, प्रोसेस और एक्टिविटी, पाव में इन्वॉल्व हो जो कि कनेक्टेड विद है पोक से, पोक से मतलब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो आप किसी प्रोसेस और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जो कि कनेक्टेड है पोक से और इंक्लूड्स इट्स कैप, पोक और उसकी कैप, राइट, ठीक है। तो पोक कैप मींस कंसीलमेंट, एक्विजिशन और पोजेशन, ठीक है, और यूज, उसकी कैप को, and projecting is claiming as an untainted property shall be guilty of money laundering। तो ये इसका हम पढ़ेंगे, whosoever directly or indirectly attempt, knowingly assist, knowingly is a party or actually involved in a POE, in any POE connected with POC and include its cap, ठीक है। ये चीज करके ना ये डेफिनेशन याद हो जाएगी, राइट। And projecting and claiming it as an untainted property shall be guilty of money laundering। Now what is proceeds of crime, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि हम जो है proceeds of crime पोक में, ठीक है। proceeds of crime क्या होता है, proceeds of crime का मतलब है any property which is derived, जो मिली है directly और indirectly any person as a result of criminal activity relating to scheduled offense, ठीक है। क्रिमिनल एक्टिविटी जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंस है। शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो कि हमें मिली हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी पर्सन के थ्रू एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस, जो क्या हो, एक शेड्यूल्ड ऑफेंस, और वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और इफ सच प्रॉपर्टी इज टेकन और हेल्ड आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है, इफ टेकन और हेल्ड आउटसाइड द कंट्री, मतलब वो प्रॉपर्टी कहाँ है, इंडिया के बाहर है, ठीक है। यही हमने फेमा में पढ़ा था, इंडिया के बाहर है तो कितना होगा, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ इंडियन में उसकी उतनी प्रॉपर्टी पोजेस कर लेंगे, यहाँ पे भी ये लिखा है। देन द प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट इन वैल्यू हेल्ड विद इन द कंट्री और अब्रॉड, इक्विवेलेंट वैल्यू या तो हमारी विद इन द कंट्री, ठीक है, अगर हमारी कंट्री में है तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर अब्रॉड, वो उतना उस पैसे को हम क्या कहेंगे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, राइट। नाउ व्हाट इज शेड्यूल्ड ऑफेंस, जो हमने यहां से पढ़ा था, क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस। शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होता है, शेड्यूल्ड ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर, शेड्यूल्ड ऑफेंस बता रखा है पार्ट ए में,
पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। पार्ट ए के अंदर क्या है, पार्ट ए के अंदर आपको कम से कम जो है 20 या 25 जो है क्या नाम है वो मिल जाएंगे एक्ट्स के नाम, ठीक है। तो आईपीसी की एक्ट है, ठीक है, नारकोटिक ड्रग्स वाली एक्ट है, तो ऐसी बहुत सारी एक्ट हैं, जो इन्वायरमेंट एक्ट है, बहुत सारी एक्ट्स के नाम है, ठीक है, वो हमसे याद नहीं होगा, ना करना है। पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल, इफ ऑफेंस इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 सीआर, अगर ऑफेंस जो है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 सीआर है, ठीक है। तो पार्ट बी और पार्ट सी हम आगे पढ़ेंगे, पार्ट बी के अंदर, ठीक है, पार्ट सी के अंदर भी के जो है जो भी है वो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में। नाउ तो ये हो गया शेड्यूल ऑफेंस। व्हाट इज प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी मींस एनी प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, कोई भी प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, किसी भी डिस्क्रिप्शन का जो कि क्या हो, मूवेबल और इमूवेबल, जो कि गाड़ी और प्रॉपर्टी, और टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है, आप छू भी सकते हैं, आप नहीं भी छू सकते, राइट। इंटेंजिबल मीन सॉफ्टवेयर्स, एंड इंक्लूड्स, और क्या इंक्लूड करते हैं, डीड एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, एविडेंसिंग टाइटल और इंटरेस्ट। तो डीड का टाइटल एंड इंस्ट्रूमेंट का इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी और एसेट, ठीक है। तो कोई भी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल इंक्लूड्स deeds and instrument evidencing title और interest in the property of और एसेट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के अंदर जो है डीड और इंस्ट्रूमेंट जो टाइटल और इंटरेस्ट बताते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर। प्लस प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड करता है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द शेड्यूल ऑफेंस, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका यूज हुआ हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन कमीशन, इस ऑफेंस को करने में अंडर द एक्ट किसी भी प्रॉपर्टी का यूज हुआ हो। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, टाइटल, डीड्स, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट एंड जो है क्या नाम है, इंटरेस्ट और जो है टाइटल जो है वो जो है प्रॉपर्टी से अटैच हो इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। और ऐसी प्रॉपर्टी जिसका यूज हुआ हो क्राइम करने के लिए। बेनिफिशियल ओनर कौन है? बेनिफिशियल ओनर क्या होता है? एन इंडिविजुअल whose ultimately owns or control a client or of a reporting entity, ठीक है। तो एक कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि जिसका कंट्रोल है, ठीक है, और या फिर वो खुद ही ओन करता है रिपोर्टिंग एंटिटी, और अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ द ट्रांजैक्शन इज बीन कंडक्टेड, दाऊद के नाम पे ट्रांजैक्शन कंडक्टेड, या फिर जो है कंट्रोल ऑफ क्लाइंट, या अल्टीमेटली ओन्स इंडिविजुअल जो कि खुद ओन करता हो या उसके थ्रू बिहाफ पर कोई कंट्रोल करता हो, ठीक है, वो जो है उसके नाम पर ट्रांजैक्शन हुई हो, इट्स कॉल्ड बेनिफिशियल ओनर। इंक्लूड्स, बेनिफिशियल ओनर में कौन कौन होता है? अ पर्सन हु एक्सरसाइज अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर अ जुडिशियल पर्सन, ठीक है। तो किसी भी पर्सन पे जो है उसका अल्टीमेट कंट्रोल हो, राइट। नाउ जुडिशियल पर्सन पे। क्लाइंट का क्या मतलब है? अ पर्सन हु एंगेज्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी विद रिपोर्टिंग एंटिटी। तो क्लाइंट का मतलब क्या है? जो कि रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी की भी डेफिनेशन आगे आएगी, राइट। तो क्लाइंट का मतलब क्या है? कोई भी जो पर्सन है जो एंगेज हो रखा हो किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में विद रिपोर्टिंग एंटिटी। तो क्लाइंट का मतलब हो गया, जैसे बैंक के लिए क्या हो गया, हम लोग क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। रिपोर्टिंग एंटिटी का क्या मतलब? रिपोर्टिंग एंटिटी इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बैंकिंग कंपनी, इंटरमीडिएटरी, कैरी डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन, किसी का बिजनेस और प्रोफेशन ही ये हो करना, ठीक है, पैसे बाहर ट्रांसफर करना। इंटरमीडिएटरीज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसका जो निमोनिक है वो है FB, financial or banking, ID, intermediaries and designated business and profession. FBID, right? मनी लॉन्ड्रिंग बाय अ बाय सिम्फोनिक ऑफ फंड्स। सिम्फोनिक ऑफ फंड्स का मतलब क्या है? सिम्फोनिक ऑफ फंड्स का मतलब है कि वो फंड्स जो आपने किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से आए हो, राइट। तो अर्निंग ऑफ अ मनी और इनकम और डिराइविंग एनी प्रॉपर्टी बाय कमिटिंग अ क्राइम। तो कोई भी पैसा अर्न करना, ये इनकम अर्न करना, या कोई भी प्रॉपर्टी डिराइव करना जो क्राइम करने से जो है आया हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी
लॉन्डर्ड ओनली इफ, कोई मनी अगर लॉन्ड्रिंग हुई है ओनली इफ कमिटिंग सच क्राइम इज अ शेड्यूल ऑफेंस। मनी लॉन्ड्रिंग हम कब कहेंगे, या तो शेड्यूल ऑफेंस हुआ हो एंड सच मनी इनकम प्रॉपर्टी इज प्रोजेक्टिंग एज अनटेंटेड। आपने पहले तो क्राइम कर दिया और जो उससे पैसा डिराइव हुआ उसको आपने अनटेंटेड कह दिया। और अमाउंट ऑफ सिफोनिक फंड्स, वही जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो गए, वो वाले जो फंड्स हैं वो। तो तीन चीजें हो गई मनी लॉन्ड्रिंग में। आप पहले ऑफेंस करते हो, फिर आप उसको अनटेंटेड प्रॉपर्टी को प्रूव करते हो, और वो आपकी जो अमाउंट है वो क्या नाम है, क्राइम से आया है, राइट। नाउ अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट था, पहले एक बार फटाफट जाके ना हम एक बार फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग, हूसोएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली पोआ, पोक और कैप, जो कि उसको अनटेंटेड बता रहा है, और फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने कोई भी पैसा लिया है किसी भी प्रॉपर पर्सन से विद शेड्यूल ऑफेंस, राइट। और वो इंडिया के बाहर है, और अगर इंडिया के अंदर भी है तो वो मतलब इंडिया के बाहर है तो उसको बाहर ले गए हैं तो इक्विवेलेंट अमाउंट इन इंडिया और अब्रॉड। शेड्यूल ऑफेंस ए बी सी होते हैं, ठीक है। ऑफेंस जो है ग्रेटर इक्वल्स टू ₹1 करोड़ जो है पार्ट बी के अंदर कहा गया है। प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डीड टाइटल इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ये। बेनिफिशियल ओनर पता होना चाहिए कौन है, अल्टीमेटली कंट्रोल्स, ठीक है। बेनिफिशियल ओनर्स ओके, ये होना चाहिए हुज बिहाफ। नाउ व्हाट इज क्लाइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपोर्टिंग एंटिटी इंपॉर्टेंट है, जिसका आईडी जिसका क्या है, एफबीआईडी। तो फेसबुक, फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंटरमीडिएटरीज एंड डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। अर्निंग मनी लॉन्ड्रिंग वाया वाई सिफोनिक ऑफ फंड्स, कि हमने या तो जो है शेड्यूल ऑफेंस करा हो, उसके बाद वो प्रॉपर्टी को अनटेंटेड एंड देन उस फंड को सिफोनिक ऑफ फंड्स कहा गया हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जस्ट इस जो है वो रीड करनी है। आरबीआई एक्ट ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको बता रखा है, जो हमने एफबीआईडी में पढ़ा था तो उसमें एफ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था, एफ क्या है, आरबीआई ने बता रखा है। एज पर आरबीआई इंक्लूड्स कौन कौन सी कंपनीज, चिट फंड कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस, an authorized person, a payment system operator, a non-banking financial institution, and Department of Post in Government of India, right। इसको पता होना चाहिए कि इनकेस अगर एमसीक्यू आ जाए कि कौन सी चीज इंक्लूड है या कौन सी नहीं होती है, तो हमें पता हो। इंटरमीडिएटरी क्या होते हैं, इंटरमीडिएटरी स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, ठीक है। बैंकर ऑफ टू banker to an issue, underwriter, portfolio manager, investment advisor, intermediary registered with SEBI, right। associate registered under the forward contracts, या जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में रजिस्टर्ड हो, सारा का सारा एसएफएम वाले जो इंटरमीडिएटरीज है। नाउ इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड अंडर पीएफ रेगुलेशन, ठीक है, प्रोविडेंट फंड के रेगुलेशन के अंडर जो रजिस्टर्ड हो, एंड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी, राइट। तो जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है। नाउ पार्ट ए इज नंबर ऑफ, बहुत सारे एक्ट्स के नाम दे रखे हैं। पार्ट बी क्या है, पार्ट बी इज ऑफेंस अंडर सेक्शन 132, सेक्शन 132 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, जिसके अंदर वाइज false declaration and false document etc, and the जो offenses greater or equals to 1 CR जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था। तो इसका क्या मतलब है कि आपने कस्टम अथॉरिटीज को false declaration दी है और false document दी है, ठीक है। An offense which is the offense of a cross border implication, cross border, border cross हो रहे हैं, ठीक है, cross border मतलब international law, ठीक है। एंड सच ऑफेंस इज स्पेसिफाइड इन, वो किसमें स्पेसिफाई है, पार्ट ए में दे रखा है, जो हमने यहाँ पे बहुत सारी एक्ट्स के नाम हैं। और द ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 17 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। तो अगर जो ऑफेंस जो है प्रॉपर्टी का जो बता रखा है अंडर चैप्टर नंबर 17 ऑफ आईपीसी, वो जो है वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा। वो पार्ट सी के अंदर आते हैं, जो क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन होते हैं, मतलब बॉर्डर क्रॉस हो गया, इंटरनेशनल, ठीक है ना। और या तो पार्ट ए में या फिर आईपीसी 1860 चैप्टर 17 के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है वो, या फिर द ऑफेंस ऑफ विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड एनी टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट रेफर्ड इन सेक्शन 51 ऑफ द ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015।
राइट। तो ऑफेंस जो या फिर कोई ऐसा ऑफेंस हो या विलफुल एक्ट करा हो अटेम्प्ट टू इवेड एनी टैक्स, टैक्स को बचाने के लिए पेनल्टी और इंटरेस्ट को बताने के लिए, मतलब हम टैक्स बचा रहे हैं, उस पे लगी पेनल्टी और उस पे लगा हुआ इंटरेस्ट, उसको बचाने के लिए जो है कोई ऐसा विलफुल एक्ट ऑफेंस करा गया हो कि हमें अपना टैक्स सेव करना है। अंडर सेक्शन 51 ऑफ द ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015, ये एक्ट का नाम है। इस एक्ट के अंडर अगर आपने टैक्स बचाने की या पेनल्टी या इंटरेस्ट बचाने की कोशिश करी तो भी आप जो है पार्ट सी के ऑफेंस के अंडर में आ जाते हो, राइट। नाउ ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, अगर क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन हो जाते हैं तो क्या होता है। केस 1, एनी कंडक्ट बाय एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया। क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन क्या होता है, अगर आपने कोई भी कंडक्ट इंडिया के बाहर करा, मतलब कोई भी ऑफेंस इंडिया के बाहर करा एंड सच कंडक्ट जो है वो ऑफेंस हो गया इंडिया के बाहर, राइट। सच कंडक्ट वुड बी शेड्यूल्ड ऑफेंस हैड इट बीन कमिटेड इन इंडिया, उसको माना जाएगा कि वो भी एक शेड्यूल ऑफेंस है इन इंडिया, कमिटेड इन इंडिया, राइट। अगर मैंने कोई गलत काम इंडिया के बाहर जाकर करा, ठीक है, किसी भी कंट्री में, तो और वो वहां पे शेड्यूल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो वो ऑफेंस इंडिया में भी माना जाएगा, कि वो ऑफेंस ऐसा माना जाएगा कि आपने इंडिया में करा एंड प्रोसीड्स ऑफ सच कंडक्ट आर रिमिटेड टू इंडिया, और अगर वो जो कंडक्ट है आर रिमिटेड टू इंडिया। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कोई गलत काम करा, राइट, यहां से पैसा इंडिया के बाहर भेजा और वहां पे वो पैसा पकड़ा गया कि वो ब्लैक मनी है, राइट। अब वो ब्लैक मनी वहां पे पकड़ा गया तो क्या हो गया, वो वहां पे क्या हो गया, ऑफेंस हो गया, तो उसको माना ऐसा जाएगा कि वो ऑफेंस इंडिया में हुआ है और वो सारा पैसा क्या होगा, रिमिटेड टू इंडिया, वापस आ जाएगा इंडिया में। प्रोसीड्स ऑफ सच कंडक्ट्स आर रिमिटेड टू इंडिया। या तो केस 2, शेड्यूल ऑफेंसेस कमिटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर कमिट हुआ हो एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर ट्रांसफर्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर ट्रांसफर कर दिए हो, ठीक है। तो सेम चीजें हैं कि या तो आपने बाहर ऑफेंस करा हो, ठीक है, और वो वहां पे ऑफेंस माना जा रहा हो, और जो है वो शेड्यूल्ड ऑफेंस हो, तो इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया एंड प्रोसीड्स ऑफ सच कंडक्ट आर रिमिटेड टू इंडिया, ठीक है। वो कंडक्ट जो है वो जो है उसका जो पैसा है वो इंडिया में आपने भेज दिया हो, कोई बाहर कुछ गलत काम करके इंडिया में पैसा भेज दिया हो, या फिर कुछ जो है इंडिया में गलत काम करा हो और बाहर पैसा भेज दिया हो, तो ये जो है क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन होते हैं। यूएस के अंदर आपने गलत काम करा और आपने इंडिया में पैसा भेज दिया, तो उसको वो क्या हो गया, क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, राइट। अगर आपने इंडिया में गलत काम करा, क्रिमिनल एक्टिविटी करी, वहां से आपको जो प्रोसीड्स आई और आपने उसको यूएस में भेज दिया, तो भी वो क्या हो गया, क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। तो ये दोनों केसेस क्या होते हैं, क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन के, राइट। नाउ पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग की पनिशमेंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, इस वाले उसका। If proceeds of crime are covered under money laundering relating to an offense, अगर proceeds of crime जो है money laundering के अंदर आ गई है, ठीक है, specified under para 2 of part A, P2 PA, narcotic drugs and psychotropic substance act 1985, ये हमें एक्ट का नाम याद करना है कि पैरा 2 ऑफ पार्ट ए, पीए P2, पैरा पार्ट पीए P2 पीए, तो P2 पीए, ठीक है। जो P2 है वो पीते हैं नारकोटिक ड्रग्स, क्या लेते हैं, नारकोटिक ड्रग्स एंड उसके बाद क्या हो जाता है, वो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, 1985 जो है उनका बॉर्न बर्थ रखो, ठीक है, 85 में वो पैदा हुए थे और वो P2 पीते हैं, पीए क्या पीते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 ना। अगर आप इसमें आ गए नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस वाले में फॉल कर गया आपका ऑफेंस, तो ये क्या होगा, रिग्रेस ऑफेंस है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 10 साल, कम से कम 3 साल और मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए आप जेल में जाओगे। एंड फाइन की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी फाइन जो है वो जितना आपने करा है उतना फाइन लगा सकते हैं। और अगर कोई और जो है क्या नाम है केस हुआ, मतलब ये आप नार्कोटिक ड्रग्स से तो आप बच गए, इस वाले में फॉल नहीं करे, अगर अदर किसी में और आपने मनी लॉन्ड्रिंग से ही वो टेंटेड है जो है प्रॉपर्टी, तो वो क्या होगा, आपको मिनिमम 3 साल, यहाँ पे मिनिमम 3 साल था बट मैक्सिमम 7 साल,
कि जेल होगी और फाइन की यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है, राइट। अब हम इसके साथ आज का जो है सेशन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी का आगे का देखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।